नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि इस चुनाव में कौन कौन पार्टियां कितनी सफलता हासिल करेगी और उन पार्टियों का हिसाब गुना गणित क्या होगा और इस गुना गणित में नेता कितना भूमिका अदा करेंगे। तो आज हम सीवान जिले की चर्चा करेंगे। उस जिले की चर्चा करेंगे जहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और मंगल पांडे के गृह जिला सिवान में मोदी कितने मजबूत हैं, मोदी का कितना डंका बजेगा सिवान जिले में, आज इसी बात की चर्चा होगी। क्योंकि मंगल पांडे सिवान की राजनीति में अपनी अहम भूमिका रखते हैं। मंगल पांडे न सिर्फ सिवान बल्कि बिहार की राजनीति में उनकी तूती बोलती है। बीजेपी की राजनीति की यदि बात करें, एनडीए की राजनीति की बात करें और इसके साथ साथ देश की राजनीति में भी वो अब अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। मोदी और अमित शाह के लाडले कहे जाते हैं और ऐसे में ये सवाल उत्पन्न होता है कि मोदी और अमित शाह के लाडले मंगल पांडे के गृह जिला सिवान में एनडीए का हाल क्या होने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा क्या एनडीए के सिर पर बंधने वाला है या फिर से वापस आने के बाद हिना साहब पुराने फॉर्म में रहेंगी और इसकी वजह से जीत मुश्किल होगी। अब देखिए, इन यदि समीकरणों की बात करते हैं और मंगल पांडे के गृह जिला सीवान में यदि एनडीए के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 2020 में वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इतिहास को टटोल कर कि वहां स्थिति क्या रहती है। चुनाव का कसमाकस जो होता है वो सीवान में कैसे रहता है। देखिए, सीवान में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों पर जब शहाबुद्दीन थे तो उनका एक तरह से पूरी तरह से एक छत्र राज्य था और जैसा वो चाहते थे वैसा चुनाव परिणाम को बदल देते थे। हालांकि उस समय में भी सीपीआई एमएल उनसे जोरदार मुकाबला करती थी, बीजेपी भी कई सीटों पर जोरदार मुकाबला करती थी, लेकिन जीत और हार में जो अंतर होता था उसे शहाबुद्दीन पाट देते थे और आरजेडी को वो एक अवैध दुर्ग की तरह वो बनाकर रखे थे। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। शहाबुद्दीन जब जेल के अंदर गए और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार आई तो उसके बाद सीमांत की राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आया और भाजपा एनडीए भी वहां पे जोरदार परफॉर्मेंस अपना देने लगी, आरजेडी की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन अब जबकि 20 का चुनाव आया और 20 के चुनाव में जो 6 सीटें हैं 8 में से वो महागठबंधन के पाले में चला गया। महज 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। तो इसके क्या कारण रहे, कैसे समीकरण वहां सेट हुआ, इस पर चर्चा करते हैं और बात करते हैं और तब पता चलेगा कि 8 सीटों में जो इस बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी लड़ेगी, एलजेपीआर भी वहां दावेदारी उसकी भी है, तो वहां पे क्या होगा। देखिए, 2020 के चुनाव में बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इन 4 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 2 सीटें ही सफलता के रूप में झोली में आई और वो दोनों की दोनों सीटें बीजेपी जीती। जो 2 सीटें जीती थी बीजेपी, उन 2 सीटों में गोरियाकोठी और दरौंदा ये दोनों शामिल हैं। गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह चुनाव जीते जबकि दरौंदा से जो है वो कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह चुनाव जीते। अब 6 सीटें 6 सीटें जीत गई महागठबंधन। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे जीत हार हुआ ताकि आगे चर्चा करने में आसानी होगी। देखिए, सीवान से अवध बिहारी चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को 1973 मतों से हराया। वोटों का मार्जिन काफी कम था, 2000 से भी कम का हार जीत का अंतर था। इसी तरह जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा चुनाव जीत गए
सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे अमरजीत कुशवाहा, वे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कमला सिंह को पराजित किए 25,510 मतों से। अब आ जाइए दरौंदा, यहां से बीजेपी चुनाव जीती। कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 11,320 मतों से जीत हासिल की। सीपीआई एमएल के अमरनाथ यादव को पराजित किया। रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव आरजेडी के प्रत्याशी 17,965 मतों से पराजित कर दिए मनोज कुमार सिंह से को, जो एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। यहां से जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे राजेश्वर चौहान, वो तीसरे स्थान पर चले गए। दरौली से सत्यदेव राम जीते 12,119 मतों से। सत्यदेव राम सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे, रामायण माझी बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने पराजित किया। तो दरौली से बीजेपी यहां पे हार गई। बरहरिया से बच्चा पांडे आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते 3559 मतों से वो श्याम बहादुर सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को पराजित कर दिया। गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह चुनाव जीते 11,891 मतों से। नूतन वर्मा आरजेडी की प्रत्याशी थी, उनको पराजित किया। महाराजगंज से कांग्रेस के विजय शंकर दुबे 1976 मतों से जीत गए। जनता दल यूनाइटेड के हेम नारायण शाह को उन्होंने पराजित किया। यहां से डॉक्टर देवरंजन सिंह एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतर गए थे और 18,278 मत लाए थे। इससे कम ही मतों के अंतर से विजय शंकर दुबे काफी कम मतों के अंतर से जीते थे। तो यदि एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ रहता तो यहाँ चुनाव का परिणाम का कुछ और होता। अब देखिए इन 8 सीटों का हिसाब किताब यही रहा है। अब ये वो दौर था जब नीतीश कुमार की चलती थी। ये वो दौर था जब मंगल पांडे अपने गृह जिला में उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब सीवान की राजनीति में मंगल पांडे की भी धमक है और सीवान की राजनीति उनके इशारे पर भी चलती है। बीजेपी की राजनीति खास करके वो जिसे चाहते हैं वो उसको टिकट मिल जाएगा, ये भी एक तय माना जा रहा है, क्योंकि मोदी और शाह के दुलारे हैं मंगल पांडे। तो उनके गृह जिला में एनडीए को जिताने की जवाबदेही भी उन्हीं के कंधे पर होगी। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सोच समझकर टिकटों का वितरण भी करना होगा। यदि एनडीए सीवान में जीतना चाहती है तो बड़ी होशियारी से और बड़ी समझदारी से वहां टिकट का वितरण करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे भी जमीन पर आप देखेंगे तो मंगल पांडे का सीवान जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन फिर भी गुटबाजी तो होती ही रहती है और सीवान जिले में भाजपा की राजनीति में भी गुटबाजी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 100% एकजुट है, लेकिन फिर भी जब जब शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने की बात आती है तो पार्टी एकजुट हो जाती है और मुकाबला में फिर हिना साहब सामने हैं। तो एक तरफ महागठबंधन की शक्तियां एकजुट होगी और दूसरे तरफ एनडीए की शक्तियां जो हैं वो एकजुट होगी। अब देखना यह है कि इन दोनों शक्तियों में से सीवान में कौन बाजी मारता है, कौन जीतता है और कौन हार जाएगा। उसके पहले बहुत काम होना है। टिकटों का वितरण होता है, सीट शेयरिंग का मामला है, क्योंकि देखिएगा तो रघुनाथपुर से जहां ओसामा साहब के आरजेडी से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, वहीं उसी धरती पर अयूब और रईस खान बंधु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो भी एलजेपी ज्वाइन करने के बाद अब वहां से दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी अपने सीटों पर कमर कसकर तैयार है। अब ऐसी स्थिति में मंगल पांडे के गृह जिला में मोदी को कितनी सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए आप इंतजार कीजिए, समय जैसे जैसे नजदीक आएगा और भी कई तरह के समीकरण बदलेंगे तो हम आपको
सीमांत जिले की राजनीति से अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे और खास करके एनडीए और महागठबंधन की क्या क्या आपसी मुकाबले की तैयारी चल रही है उसकी भी बातें बताते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।